हेलो एवरीवन। जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी ईमानदारी। रमेश मुंबई में ऑटो चलाया करता है और जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों से वह अपने घर का खर्च चलाता है। एक दिन शाम को जब उसके घर जाने का समय होता है तो उस समय उसकी पत्नी का फोन आता है कि घर आते समय राशन लेते आना। उसके बाद वह व्यक्ति मार्केट से राशन खरीदता है और उस राशन को रखने के लिए जैसे ही ऑटो के पीछे वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बैग रखा हुआ है। जैसे ही वह बैग को खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने के जेवर और एक एटीएम कार्ड था। अब इसे देखकर वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज दिन में ऐसा कौन सा कस्टमर आया था जिसका यह बैग रह गया, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार आदमी है। दोस्तों, इसी वजह से वह गहरी सोच विचार में पड़ गया। दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी में? क्या वह व्यक्ति उस बैग को लौटाता है या फिर उस बैग को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी यूपी के रहने वाले रमेश की है। रमेश जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और वह एक दुकान पर काम करता है। इस दौरान उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और जिस लड़की से उसको प्यार हुआ था वह उसकी जाति की नहीं थी। अब उसके गांव में जहां वह रहा करता था वहां इस तरह से कोई शादी नहीं कर सकता था। अब इस बात को देखते हुए वह लड़का फैसला लेता है कि इस लड़की को लेकर मैं भाग जाऊंगा और शादी करके हम लोग कहीं दूर जाकर आराम से अपनी जिंदगी को बिताएंगे। वह दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और इसी कारण से रमेश उस लड़की को लेकर यूपी से भागकर मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई जाने के बाद वह एक चोल में किराए का कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर अपनी उस पत्नी के साथ रहने लगता है जिससे वह प्यार किया करता था, क्योंकि भागकर उसने उससे शादी कर ली थी और शादी करने के बाद अब अपनी पत्नी के साथ रहता है। अब कुछ दिनों तक समय ऐसे ही व्यतीत होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस होता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। वह लड़का बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी, तो वह सोचता है क्यों ना एक ऑटो रिक्शा लिया जाए और उसको चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करा जाए और इसी तरह से समय व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद वह लड़का थोड़े दिनों तक इधर उधर मेहनत करता है। दो ही लोग थे और उनके खर्च भी कंट्रोल में थे। तो कुछ दिन मेहनत करने के बाद उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उन पैसों से किस्तों पर ऑटो निकलवा लेता है। ऑटो निकलवा लिया था और अब उसको वह इधर उधर चलाया करता और इसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसकी एक बेटी भी हो जाती है। अब घर के अंदर 3 सदस्य हो गए थे, खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी एक दिन अचानक उसकी बेटी जब 8 महीने की थी तो उसको एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के चलते उस पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। तो उसके बाद वह व्यक्ति उस ऑटो को बेच देता है, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं था बेचने के लिए जिसे बेचकर वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके। उसने अपना ऑटो बेच दिया था जो उसकी आमदनी का जरिया था और उसके बाद वह अपनी बेटी का इलाज करवा देता है। बेटी का इलाज हो गया था। इसी तरह से कुछ दिन और उनके बीत जाते हैं। अब रमेश को फिर से चिंता सताने लगती है कि घर का भरण पोषण करना है जिसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं और जो मेरी बेटी है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है, उन सभी का भरण पोषण अच्छी तरह से करना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके साथ वाले जो ऑटो चलाया करते थे
उन्होंने बताया कि एक ऑटो मालिक के बारे में जिसके पास बहुत सारे ऑटो रिक्शा थे और वह अपने रिक्शों को किराए पर चलवाया करता था, यानी कि रिक्शों को 12 घंटे के लिए किराए पर दिया करता था और बदले में उनसे कुछ पैसे लिया करता था। अब इस बात को सुनकर रमेश इस बात के लिए राजी हो जाता है और अपने दोस्त के साथ उस व्यक्ति के पास चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उससे बात करता है और बातों ही बातों में तय होता है कि इस रिक्शे के चलाने के लिए उसे 12 घंटे का किराया 500 रुपये देना पड़ेगा। 500 रुपये के बाद जो भी तुम्हारी कमाई होगी वह तुम रख सकते हो। इसके बाद रमेश उस रिक्शा को चलाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता रहता है। उनके लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे उस रिक्शा से कमा लिए जाया करते थे। वह लोग हंसी खुशी रहा करते और ऐसे ही करते हुए उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसका स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है और रमेश अपनी बेटी का एक साधारण स्कूल में एडमिशन करवा देता है। बेटी पढ़ने के लिए जाया करती है और अब उनके खर्चे थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके बाद रमेश और भी ज़्यादा मेहनत करता 10 घंटे की जगह 12 घंटे ऑटो चलाने लगता है। तभी एक दिन शाम को रमेश दिन भर का काम करने के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार था। तभी उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वह उसे कहती है कि ऐसा करना, बाजार से कुछ सब्जियां ले आना, सब्जियां घर पर ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद रमेश बाजार से कुछ सब्जियां ले खरीदता है और उन सब्जियों के थैले को जैसे ही रमेश अपनी रिक्शा में पीछे की तरफ रखने लगता है तो उसे वहां पर एक लाल बैग दिखाई देता है। अब बैग को देखकर वह एकदम से हैरान हो जाता है। फिर भी वह उस बैग को उठाता है। उठाने के बाद उसको खोलकर देखता है तो उस बैग के अंदर लगभग 5 लाख रुपए के सोने के गहने थे। अब उस बैग को देखने के बाद रमेश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि शाम हो गई थी और उसे घर भी जाना था और यह बैग उसके ऑटो में रह गया था। वह सोच रहा था कि यह बैग किसका होगा, क्योंकि दिन भर उसने कई सवारियों को इधर से उधर पहुंचाया था और उनमें से किसी एक सवारी का यह बैग ऑटो में रह गया था। वह एक करोड़पति महिला थी। उसका नाम था सुमन। सुमन के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। आज ही सुमन सुबह सुबह अपने ड्राइवर के साथ मार्केट जाती है। उसको मार्केट से कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी क्योंकि उसे अपनी बहन की बेटी की शादी में शाम को जाना था। अब मार्केट में शॉपिंग करने के बाद जैसे ही वह बाहर आकर अपनी कार में बैठती है, उसके बाद ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी में सेल्फ मारता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो सुमन मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उनको शाम को शादी में जाना है और उन्होंने शॉपिंग तो कर ली थी लेकिन घर जाकर उन्हें तैयार होना है। अब इसके बाद सुमन मैडम उस ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, इस गाड़ी को बनवाकर जल्द से जल्द घर ले आना, मैं किसी ऑटो को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद सुमन मैडम ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो में बैठने के बाद अपने उस बैग को अपनी सीट के पीछे रख देती है। वहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है, उसी जगह में उसने उस बैग को पैक कर रख दिया था और जैसे ही उसका घर आता है तो वह अपने घर उस बैग को बिना लिए ही उतर जाती है। वह ऑटो वाले को पैसा देती है और सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीता और वह तैयार हो जाती है और जैसे ही अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए लगती है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वह आभूषण कभी भी मिल ही नहीं रहे थे। अब इसके बाद वह सोचने लगती है कि वह आभूषण कहाँ रह गए होंगे। पहले तो वह सोचती है कि शायद हो सकता है वो आभूषण उसी दुकान पर रह गए हों जहाँ से मैंने उन्हें खरीदा था। इतनी देर में उनका ड्राइवर भी वहाँ पर आ जाता है तो वह अपने ड्राइवर के साथ बैठकर सीधा उस दुकान पर पहुँच जाती है।
वहाँ पर जाने के बाद वह पता करती है, सीसीटीवी रिकॉर्ड देखती है तो पता चलता है कि जब मैं यहाँ से निकली थी तो मेरे पास वह आभूषणों का बैग था। अब उसके बाद में सोचती है कि शायद उस ऑटो में रह गया होगा। तो उसके बाद वह वहाँ पर जितने भी ऑटो थे उन सभी से पूछती है, लेकिन उसे ऑटो वाले का कोई भी पता नहीं लगता है। उसके बाद सुमन जी थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और इसी परेशानी के चलते वह स्टेशन पहुंच जाती हैं। वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर किसी को वह बैग मिला तो हो सकता है यहीं पर पास वाले स्टेशन में उसको देने के लिए आया होगा। उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन वहां पर भी उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिलता कि उनका बैग किसी को मिला हो। उसके बाद वह अपने घर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर वह आभूषण टाइम पर नहीं मिले तो मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में क्या लेकर जाऊंगी। दरअसल उसने गिफ्ट देने के लिए वह सोने के गहने खरीदे थे। पैसों की तो उसे इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन उन गहनों के खरीदने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और इतना टाइम अब उसके पास दोबारा नहीं था। इसी बात को सोच सोच कर वह बहुत ही परेशान होती है। तभी अचानक से सुमन जी के दरवाजे की बेल बजती है। जैसे ही मैडम जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने और कोई नहीं, वही लड़का रमेश खड़ा हुआ था, ऑटो वाला। और दरवाज़ा खुलते ही सुमन जी से पूछता है कि मैडम, क्या आपका बैग मेरे ऑटो में रह गया था। उसके बाद मैडम एकदम से कहती है कि हाँ भाई, मेरा ही बैग तुम्हारे ऑटो में रह गया था। तो वह पूछता है कि मैडम किस रंग का था। तो उसके बाद मैडम बताती हैं कि वह लाल रंग का था और उसके अंदर ढेर सारे गहने थे जिनकी कीमत 5 या लाख थी। अब इस बात को सुनने के बाद ऑटो वाले को विश्वास हो जाता है कि यह बैग इन्हीं मैडम का था। उसके बाद में वापस अपने ऑटो पर आता है और उस बैग को लेकर मैडम को दे देता है। जैसे ही सुमन जी उस बैग की तरफ देखते हैं तो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। वह सोचती हैं कि इतना मामूली सा रिक्शा वाला इतने महंगे आभूषणों को देखकर भी इस बैग को मुझे वापस लाकर क्यों दे रहा है। तो आज के समय में ईमानदार लोग मिलना बड़ी ही मुश्किल है और इसी वजह से सुमन जी इस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए थे। उसके बाद वह ऑटो वाले को घर के अंदर बुलाती है और बुलाने के बाद उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और कहते हैं कि यह बैग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। वहीं पर बैठ जाते हैं और उसके लिए चाय पानी मंगाया जाता है। चाय पीते हुए सुमन जी उससे पूछते हैं कि भाई यह बताओ, मैं तो तुम्हारे ऑटो में यह बैग छोड़कर आ गई थी और तुम चाहते तो इसे लेकर जा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद वह बताता है कि मैडम, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। भगवान जो हमें देना चाहता है हम उसी के सहारे रहते हैं और अगर हम इस तरह से पैसेंजर के साथ करेंगे तो इस दुनिया में ईमानदारी का नाम ही मिट जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सुमन जी ऑटो वाले की तरफ एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक इतना ईमानदार आदमी उसने नहीं देखा था। इसके बाद सुमन जी उससे पूछती हैं कि मैं तो इसे तुम्हारे ऑटो में 4 घंटे पहले छोड़कर आ गई थी, लेकिन तुम्हें इसे लाने में इतनी देर कैसे लग गई। ऑटो वाला बोला कि मैडम, जब मैं अपना पूरा काम कर लिया था तो उसके बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया था। उसने मुझे सब्जियां लाने के लिए बोला था। मैंने जैसे ही बाज़ार से सब्जियां खरीदी और उनको रखने के लिए पीछे की तरफ गया ऑटो में, तो मुझे आपका बैग दिखाई दिया। अब इसके बाद मैं गहरे सोच विचार में पड़ गया था और सोचने लगा था कि यह बैग आखिर है तो किसका है। उसके बाद मैं अपने सभी कस्टमर को, जिनके मुझे एड्रेस पता थे, उनके घर जा जाकर इस बैग के बारे में पूछा। अब कुछ लोगों ने तो बैग का नाम सुनते ही पहले ही बोल दिया कि हमारा बैग है। उसके बाद मैं कंफर्म किया करता था कि कौन से रंग का था, तो उस बैग के अंदर क्या क्या था,
कुछ लोग लालची थे, वह झूठ बोलकर उस बैग को हड़पने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों बातों से, जो दोनों बातें मैंने आपसे पूछी थी, इन्हीं बातों से मैं इस चीज़ का पता करता था कि यह बैग उनका नहीं है। लेकिन आपको आकर जैसे ही इन बातों के बारे में पूछा तो आपने एकदम सटीक उत्तर दिया और इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह बैग आपका ही है। अब पूरी बात को सुनने के बाद सुमन जी उस ऑटो वाले को इज्जत भरी निगाहों से देखने लगती है और ऑटो वाले से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम अपना नंबर और नाम मुझे लिख कर दे देना। उसके बाद वह ऑटो वाला अपना नाम और नंबर लिख कर दे जाता है, लेकिन मैडम से कहता है कि हम जैसे भी हैं ठीक हैं, भगवान हमें इतना दे देता है कि जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। ऐसा कहकर वह ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। इधर सुमन जी, उसे देर हो रहा था अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए, तो वह जल्दी से तैयार होती है और अपने ड्राइवर के साथ बैठकर उन आभूषणों को लेकर सीधा अपनी बहन की बेटी की शादी में चली जाती है। वहां जाने के बाद वह शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद वापस आती है। लेकिन दोस्तों, पूरी शादी के दौरान और जब से वह उस ऑटो वाले से मिली थी, उस ऑटो वाले का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके बारे में सोच सोच कर बड़ी हैरान हो रही थी और सोचने पर मजबूर थी कि यह इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह मैडम तैयार होकर अपने ड्राइवर के साथ उस पुलिस स्टेशन में जाती है जहां पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। वहां जाने के बाद उस ऑटो वाले के बारे में बता देती है और कहती है कि उन्होंने मेरा सामान वापस लौटा दिया है। वह बड़ा ही ईमानदार ऑटो वाला था। अब इस बात को सुनकर पुलिस वालों को भी बड़ा ही अचंभा होता है कि 5 लाख के जेवर एक ऑटो वाले ने इस तरह से कैसे लौटा दिए। उसके बाद पुलिस वाले भी उस एड्रेस को नोट कर लेते हैं और उस ऑटो वाले का सम्मान करने के बारे में सोचने लगते हैं। इधर सुमन जी, वह अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर ऑटो वाले के घर पहुंच जाती है। ऑटो वाले की चोल में जब बड़ी गाड़ी आती है तो उसे देखकर जो भी लोग वहां पर रहते थे एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही लग्जरी कार थी और ऐसी कार आज तक उनकी चोल में नहीं आई थी। उसके बाद सुमन जी उस कार से उतरती है और उतरने के बाद सीधा उस ऑटो वाले के घर पर पहुंच जाती हैं और वहां जाने के बाद वह जैसे ही देखती हैं तो ऑटो वाले की पत्नी घर में कुछ काम कर रही थी। जैसे ही वह सुमन जी को देखते हैं तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती हैं और सोचते हैं कि आखिर यह मैडम कौन है और यहाँ पर क्यों आई हैं। लेकिन सुमन जी ने पहले अपने पति को फ़ोन कर दिया था और कह दिया था कि आते समय अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना। उतनी ही देर में उसका पति वहाँ पर आ जाता है और साथ में उसकी बेटी को भी ले आता है। वह सुमन जी को और अपनी पत्नी को एक दूसरे से परिचय कराता है और बताता है एक दूसरे के बारे में। कहता है कि इनका बैग मेरे ऑटो में रह गया था, मैंने आपको बताया था यह वही है। उसके बाद सुमन जी अपने ड्राइवर को भेजते हैं और उन सभी सामान को उसके घर पर मंगवा लेती हैं। सुमन जी ने पहले ही उनसे पूछ लिया था कि तुम्हारे घर में कौन कौन है और उनके हिसाब से वह सामान लेकर आए थे। उसकी बेटी के लिए कई जोड़ी कपड़े लेकर आई थी और उसकी पत्नी के लिए साड़ियाँ लेकर आई थी और साथ में ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। वहाँ पर आने के बाद जैसे ही उस सामान को रमेश को देने लगती हैं तो रमेश पहले तो मना करता है कि मैडम जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सामान हमारे रिक्शे में रह गया था तो उसको लौटाने का हमारा फर्ज बनता है। अब इस बात को सुनने के बाद सुमन जी उनसे कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा और यह सामान तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सामान तुमने लौटाया था उसमें तुम्हारे जैसे ऑटो 3-4 आराम से आ जाते, क्योंकि जो तुमने ईमानदारी दिखाई है, इस सामान को उस ईमानदारी का इनाम समझो और अपने पास रखो।
उसके बाद वह सामान को उसे दे देती है और वहीं पर बैठकर पूरी फैमिली से बतलाने लगते हैं। अब जैसे ही वह उनकी पूरी कहानी सुनती है तो कहानी सुनने के बाद सुमन जी थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं। जैसे रमेश ने उसे बताया था अपने बारे में कि यह ऑटो मेरा किराए का है और इसको चलाकर मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और उनकी बेटी एक साधारण से स्कूल में पढ़ती है। अब इसके बाद सुमन जी उनके लिए और भी कुछ करना चाहती थी, तो वह कहती हैं कि आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है और इसकी पूरी देखभाल का खर्च मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद रमेश पहले तो मना करता है और उसकी पत्नी भी मना करती है, लेकिन सुमन जी की जिद के कारण उसकी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगती हैं। अब रमेश भी ज़्यादा मना नहीं कर पाता है और उसके बाद सुमन जी उसे एक ऑफिस का एड्रेस देती है और कहती है कि कल तुम्हें इस ऑफिस में आना है और मुझसे मिलना है। उसके बाद दूसरे दिन रमेश अपने फ़ोटो को लेकर उस ऑफिस में जाता है। वहाँ जाने के बाद सुमन जी वहाँ पर मिलती हैं और सुमन जी अपने मैनेजर से कहती हैं कि तुम ऐसा करो, इस व्यक्ति के लिए ऑटो निकाल कर दे दो, उसकी पूरी पेमेंट कंपनी के अकाउंट से कर देना। अब इस बात को जैसे ही रमेश सुनता है तो वह फिर एक बार मना करता है, लेकिन सुमन जी जोर देते हुए उसको ऑटो निकाल कर दे देते हैं। अब वह अपने ऑटो को चलाया करता है, ना ही उसे किसी को किराया देना पड़ता है और ना ही ऑटो की किस्त देनी पड़ती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ पुलिस वाले भी उस रिक्शा वाले को ढूंढकर उसका अच्छी तरह से आदर सम्मान किया था, तो मीडिया को भी बुलाया था और जैसे ही यह बात चारों तरफ फैलती है तो उस रिक्शा वाले की मिसाल दी जाती है जगह जगह पर ईमानदारी के लिए, क्योंकि उसने 5 लाख के लगभग का सामान ऐसे ही वापस लौटा दिया था। उसकी जगह कोई और ऐसा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यह कहानी एक ऑटो वाले की, उसने अपनी ईमानदारी को खराब नहीं होने दिया, चाहे सामने कितना ही पैसा पड़ा हो। आप क्या कहना चाहते हो उस रिक्शा वाले के बारे में और क्या कहना चाहते हो उस मैडम के बारे में? अपनी राय कमेंट में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली कहानी में। It's not a game, it's a rich thing.